दोस्तों, कैसे हैं आप? आज की क्लास में मैं टॉपिक लूंगी मीटिंग्स। मीटिंग के एसेंशियल्स क्या है, मीटिंग क्या है, टाइप्स कितने होते हैं। तो बहुत ही वाइड टॉपिक है ये। मैं इसे थोड़े थोड़े हिस्से में बांट के इसे कवर करूंगी। ठीक है, सबसे पहले कवर करते हैं मीटिंग होती क्या है। देखो, जब एक कंपनी कोई रन करता है तो कोई एक व्यक्ति नहीं है जो उसके बिजनेस से रिलेटेड सारे डिसीजंस ले सके। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे लोगों का बहुत ही कलेक्टिव एफर्ट होता है, और जो डिसीजन मेकिंग होता है उसमें भी उन लोगों का कॉपरेशन होता है। तो वो लोग बीओडीज भी हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, उसके मैम जो क्रेडिटर्स हैं वो हो सकते हैं, बहुत सारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इसके डिसीजन मेकिंग में अपना सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि कंपनी में जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो अंडर द मीटिंग ही लिए जाए, ताकि कि एक कलेक्टिव एफर्ट भी आ जाए और दूसरा एक डेमोक्रेटिक फॉर्म भी आ जाए। डेमोक्रेटिक फॉर्म का मतलब होता है सब लोग सबकी सलाह से एक डिसीजन पर पहुंचे। ठीक है, तो शुरू करते हैं मीटिंग है क्या। देखो, मीटिंग के लिए कहा जाता है मीटिंग इज अ गैदरिंग या मीटिंग इज अ असेंबली। या तो लोगों की वो गैदरिंग है या फिर उनका असेंबली है। किन लोगों की? जो या तो वो डायरेक्टर्स हो सकते हैं या वो शेयर होल्डर्स हो सकते हैं या ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, फॉर टेकिंग डिसीजंस ऑन एजेंडा बिफोर दैम। उनके सामने जो एजेंडा है, एजेंडा का मतलब होता है जिस पर्पज से ये मीटिंग रखी गई है ना। इसको हिंदी में कहते हैं कार्यसूची। तो जिस एजेंडा से वो मीटिंग रखी गई होती है उस एजेंडा के ऊपर उन्हें डिसीजन लेना होता है, और कोई भी लॉफुल पर्पस होना चाहिए। बिना मतलब बेतुकी पॉइंट्स पे कभी भी मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं की जाती, कोई लॉफुल पर्पस होता है। देखो, कंपनी अगर एक बिजनेस रन कर रही है तो ऑब्वियस मान के चलो कि वो लॉ के अकॉर्डिंग ही काम कर रही है। तो अगर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रही है और बहुत सारे लोगों को असेंबल कर रही है तो कोई ना कोई लॉफुल मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी गैदरिंग लोगों की, जो शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, कोई एक इनमें से हो सकता है या सब लोग हो सकते हैं, जो कि एक ऐसा निर्णय लेंगे जो एजेंडा में पहले से प्री डिटरमाइंड है, पहले से डिटरमाइंड है। ठीक है, और वो लॉफुल भी हो। तो यहाँ तक क्लियर हो जाता है कि मीटिंग होती क्या है। अब बात करते हैं, इट में हेल्ड फेस टू फेस और वर्चुअली। या तो हम आमने सामने बैठ करके भी मीटिंग किए जा सकते हैं या फिर मेडिएटेड बाय द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। और ऐसा भी हो सकता है वीसी हो जाए। वीसी का मतलब होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोई भी तरीका लिया जा सकता है, अडॉप्ट किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि वो सर्कमस्टांसेस कैसी हैं और किस तरह का टेक्नोलॉजी फ्रेंडली वो हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि फेस टू फेस ही हो या टेक्नोलॉजी एडेड ही हो, किसी भी तरीके की हो सकती है। तो इसलिए हम ये कह रहे थे इट में हेल्ड फेस टू फेस और वर्चुअली। अब आगे की बात करते हैं, व्हाई मीटिंग इज नीडेड। हमें मीटिंग्स की ज़रूरत होती क्यों है? हिंदी में हम इसे कहते हैं सभाएं। तो सभाओं की एक कंपनी में ज़रूरत क्या है? देखो, एक मीटिंग जिसको हमने गैदरिंग कहा है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि जब हमने ये कहा कि वो एक डिसीजन मेकिंग करती है, वो लॉफुल पर्पस के हिसाब से तय की जाती है, तो मान के चलो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि विदाउट ऑर्गेनाइजिंग अ वैलिड मीटिंग कोई भी डिसीजन अच्छा नहीं कहा जा सकता, और वो हो सकता है कि इलीगल भी हो जाए। ठीक है, तो एक बात कहूं, अगर वाई का आंसर आपको करना हो कि मीटिंग की क्यों जरूरत है, तो अगर एक शब्द में आपको इसका आंसर करना हो तो मैं ये कह सकती हूँ, मीटिंग इज एज असेंशियल एज डेमोक्रेटिक फॉर्मेशन। एक कंपनी को इट गिव्स अ डेमोक्रेटिक फॉर्मेशन। ये एक प्रजातांत्रिक रूप प्रदान करती है, और प्रजातांत्रिक का मतलब हमें पता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन। तो बिल्कुल ऐसा ही एक कंपनी में जब आप शेयर इश्यू कर रहे हो और जनता को इनवाइट कर रहे हो तो जनता के डिसीजंस तो होने ही चाहिए ना, और उस डिसीजन में उनका पार्टिसिपेशन भी जरूरी है। इसीलिए ये कहा गया है कि मीटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि इट गिव्स अ डेमोक्रेटिक फॉर्मेशन टू द कंपनी। ये तो हो गया एक शब्द। अब आगे की बात करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं क्यों एक मीटिंग जरूरी है। देखिएगा, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ऑब्वियस है, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा किसी भी गैदरिंग से या किसी के लोगों के कलेक्टिव एफर्ट से। तो इट गिव्स द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। टू मेक डिसीजंस, किसी भी निर्णय को लेने के लिए मीटिंग जरूरी है। टू डेवलप वेरियस प्लान्स, बहुत सारी योजनाएं बनाने के लिए भी मीटिंग जरूरी है। टू गैदर और कन्वे इंफॉर्मेशन, जितनी भी सूचनाएं हैं या तो हमें इकट्ठी करनी हो तभी मीटिंग की जरूरत पड़ती है, या हमारे पास जो सूचना है और उसे हमें फैलाना हो तो भी हमें मीटिंग की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए कहा गया टू गैदर और कन्वे इंफॉर्मेशन। सूचना को चाहे तो इकट्ठा करना हो और चाहे तो दूसरों को देना हो, दोनों ही स्थिति में वी नीड अ मीटिंग। आगे बात करते हैं,
टू गेट रिस्पॉन्स टू द इंफॉर्मेशन, जो हमने सूचना देनी है उसके रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, उस रिस्पॉन्स को गैदर करने के लिए भी हमें मीटिंग की जरूरत पड़ती है। टू ऑब्टेन अप्रूवल, हमें सहमति लेनी है लोगों से कि हम ये एक प्लान कर रहे हैं, क्या आप लोग सहमत हैं, तो इस अप्रूवल के लिए भी हमें एक मीटिंग की जरूरत पड़ती है। टू क्लैरिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन क्या व्यक्ति कौन सा काम करेगा, कब कौन सा काम पूरा होगा, ये सारी चीजों का जो तय करना है वो सब मीटिंग के थ्रू ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने के लिए भी मीटिंग की जरूरत पड़ती है। टू क्रिएट अ सेंस ऑफ टीम वर्क, सब लोग मिल करके सारा एक साथ काम नहीं कर सकते, तो एक पर्टिकुलर टीम बनाई जाती है पर्टिकुलर वर्क के लिए। तो कौन सी टीम कौन सा काम करेगी, उस काम की डेडलाइन क्या होगी, किस तरह से सारी चीजें होंगी, उन सब की सेंस ऑफ टीम वर्क को डेवलप करने के लिए या क्रिएट करने के लिए भी मीटिंग की जरूरत पड़ती है। मैंने अभी आपको बता दिया कि इसकी जरूरत क्यों है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके एसेंशियल्स क्या है। ठीक है, 3 हाँ जी स्टूडेंट, तो अब बात करते हैं कि हमारे मीटिंग्स के लिए कौन सी बातें असेंशियल्स हैं। जब मैंने आपको ये बताया कि मीटिंग क्यों ज़रूरी है, तो मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए किन किन बातों की फॉलो करना ज़रूरी है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ध्यान दो, हमारा जो कंपनी एक्ट है उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसके अंडर में एक कंपनी मीटिंग बुलाती है। तो जो लॉ है हमारा उसने बहुत सारे प्रोविजंस प्रोवाइड किए हैं और उन प्रोविजंस में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं, उनको ज़रूरी तरह से हमें फॉलो करना ही होता है, तभी एक मीटिंग वैलिड मीटिंग बनती है। और अगर वैलिड मीटिंग में निर्णय लिए जाए तब तो उनका लीगल इफेक्ट होगा। अगर इनवैलिड मीटिंग में कोई भी लीगल डिसीजन लिया गया तो उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। तो आप सब खुद समझ सकते हैं कि कितना जरूरी हो गया है कि एक मीटिंग के एसेंशियल्स फॉलो किए जाएं जो कि वैलिड मीटिंग के लिए जरूरी होते हैं। तो जरा मैं आपको यही चीजें क्लियर करती हूँ क्या है। तो सबसे पहली चीज कहिए, कंपनी में जो मीटिंग होती है इट मस्ट बी वैलिडिफाई ऑर्गेनाइज्ड, है ना, वैलिडली हेल्ड होनी चाहिए। और अगर वैलिडली हम कहते हैं किसको कहेंगे, तो वो कहता है इट विल बी कंसीडर टू बी वैलिडली हेल्ड इफ, अगर ये सारी चीजें फुलफिल करती हो। तो कौन सी सारी चीजें, जरा ध्यान दीजिएगा, इट इज प्रॉपरली कन्वेन्ड बाय प्रॉपर अथॉरिटी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बिल्कुल उचित जो अधिकारी है, अधिकृत व्यक्ति हैं, उनके द्वारा ही ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। प्रॉपर अथॉरिटी जो वर्ड दिया है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो इट मस्ट बी प्रॉपरली कन्वेन्ड बाय प्रॉपर अथॉरिटी। और प्रॉपर अथॉरिटी में कौन कौन लोग आते हैं ये मैं आपको बताऊंगी आगे। बहुत सारी चीजें हैं इसमें गहराई में आपको समझ लेनी चाहिए। प्रॉपर अथॉरिटी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी कौन कौन सी लिमिटेशंस है उनको फॉलो करना पड़ता है। और हमारा जो कंपनी लॉ बोर्ड है वो क्या कहता है मीटिंग्स के बारे में, मैंने जैसे आपको बताया था एक बार मेरे पहले के लेक्चर में कि एक होती है स्टैच्यूटरी मीटिंग, एक होती है एजीएम जिसको एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं, एक होती है ईजीएम जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहते हैं, एक होती है क्लास मीटिंग। बहुत सारी तरह की मीटिंग होगी, मैं इसी लेक्चर में आपको आगे भी बताने वाली हूँ। तो लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि किसी भी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई एक ही सेक्शन फॉलो नहीं किया जाता, बहुत सारे सेक्शंस हैं। एजीएम होगी तो अलग तरह का सेक्शन फॉलो होता है और ईजीएम है तो अलग तरह का सेक्शन फॉलो होता है। इस पूरे लेक्चर में आपको बहुत सारे मैं सेक्शंस बताने वाली हूँ जो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आपको ये नहीं याद हो तो लिखना मत, मगर अगर याद हो तो फिर गड़बड़ मत करना, इससे तो बेटर है मत ही ना लिखना। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रॉपर अथॉरिटी की। अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर अथॉरिटी में डायरेक्टर्स आते हैं, और अगर मैंने जैसे अभी भी कहा कि एजीएम भी होती है एनुअल जनरल मीटिंग। अब ध्यान देना, कंपनी लॉ बोर्ड के 97 जो सेक्शन है, अंडर सेक्शन 97 उसके अकॉर्डिंग एजीएम ऑर्गेनाइज होती है। और अगर बात करेंगे ईजीएम की जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहते हैं, असाधारण सभा कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि हमारा कंपनी लॉ बोर्ड जो है वो अंडर सेक्शन 98 को कवर करता है। यानी 98 को फॉलो करने के बाद हम ईजीएम को ऑर्गेनाइज करते हैं और 97 को कवर करके हम एजीएम को कवर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी प्रॉपर अथॉरिटी की बात। अब आगे कहता है प्रॉपर नोटिस मस्ट बी सर्व्ड। किसी भी मीटिंग के लिए एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका नोटिस जाना चाहिए सब लोगों को, और वो भी प्रॉपरली नोटिस आना चाहिए। हमारे कंपनी एक्ट ने बहुत सारी चीजों को बताया है कि कितने दिन पहले कम से कम एक नोटिस सर्व होना चाहिए। तो मैं बता दूं आपको, मिनिमम टू मिनिमम है 21 डेज बिफोर एक नोटिस सर्व हो जाना चाहिए सब लोगों को जिनके लिए वो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। और इसमें भी एक चीजें हैं
कि अगर कोई बहुत बाहर रहता है, इंडिया के बाहर है, या किसी को आप बाय पोस्ट भेज रहे हैं, आजकल तो खैर परिस्थितियाँ चेंज हो गई हैं, हम ईमेल के द्वारा भी हम कन्वे कर देते हैं मैसेजेस वगैरह, लेकिन फिर भी ये माना गया है कि 4 दिन हम बाय पोस्ट के मानते हैं और 21 डेज जो होते हैं वो मैनुअल मानते हैं। तो इन टोटल 25 डेज को फॉलो करना पड़ता है कि मिनिमम टू मिनिमम 25 डेज बिफोर एक नोटिस कंपनी के उन लोगों तक पहुंच जाना चाहिए मीटिंग का, जिन लोगों को के लिए आपने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। आगे की बात करते हैं, और इसके लिए मैं बता दूं, ये जो नोटिस का है उसका सेक्शन रहेगा 101 एंड 102। हर एक के सामने मैंने लिखा है सेक्शन, आपको ये याद भी हो जाएगा, नहीं भी याद होएगा तो मेरी बात को अगर आप बार बार सुनोगे तो भी याद हो जाएगा। तो 101 और 102 यानी 101 और 102 सेक्शन जो है वो नोटिस के रिलेटेड काम करेगा। अब बात करते हैं प्रॉपर क्वोरम मस्ट बी प्रेजेंट इन द मीटिंग, जिसका सेक्शन है 103। 103 जो सेक्शन है वो कोरम के बारे में है। अब कोरम क्या होता है, ठीक है, सदस्य संख्या होती है, न्यूनतम सदस्य संख्या को कोरम कहते हैं। देखो किसी भी मीटिंग के लिए कम से कम कितने मेंबर होने जरूरी हैं, ये चीज पहले डिसाइडेड होती है। अगर वो कोरम फिल ना हो तो वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का कोई रेलेवेंसी नहीं है। अगर ऐसी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई तो यही कहा जाता है ये लीगल मीटिंग नहीं थी। तो बहुत जरूरी है कि कोरम फिल होना चाहिए। अगर कोरम फिल होता है तभी मीटिंग की प्रोसीडिंग्स बढ़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहता है प्रॉपर कोरम मस्ट बी प्रेजेंट। कोरम प्रेजेंट होना चाहिए उस मीटिंग में प्रॉपर, यानी जो चीज तयशुदा है, जितने भी परसेंटेज वाइज या नंबर ऑफ पर्सन वाइज जैसा भी वो डिसाइडेड है उसको वो फिल करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए 103 जो सेक्शन है वो कवर करता है। ये सारे सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 के मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, प्रॉपर चेयरमैन मस्ट बी प्रिसाइड द मीटिंग। जो अध्यक्ष होगा वो सही होना चाहिए। कौन होगा ये पहले से डिसाइडेड होता है और जो डिसाइडेड है वही उसका अध्यक्ष होगा उस मीटिंग का। जरूरी नहीं होता कि कोई एक व्यक्ति ही हमेशा उस मीटिंग का अध्यक्ष होगा, लेकिन जो भी होगा उसके लिए पहले से डिसाइडेड होता है कि इस मीटिंग का अध्यक्षता कौन करेगा। तो प्रॉपर होना चाहिए, हर कोई नहीं कर सकता किसी भी मीटिंग की अध्यक्षता, तो जो भी करेगा वो प्रॉपर व्यक्ति होना चाहिए। और इसके लिए सेक्शन हमारे को बताता है 104। आप जरा सा ध्यान दोगे, मैंने 101 से शुरू किया और मैं 104 तक पहुंच रही हूँ। अगर आप ऑर्डरली याद करोगे तो नोटिस के लिए है 101 और 102, कोरम के लिए है 103, चेयरमैन के लिए है 104। तो याद करना इतना भी मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाएगा और अच्छा प्रेजेंट होता है आपका आंसर अगर आप सेक्शन कोट करते हो तो। आगे बात करते हैं अपन, बिजनेस मस्ट बी वैलिडली ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग। जो भी काम होगा बहुत ही अच्छे से होगा और लीगल फॉर्म में होगा, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें फॉर्मल होनी चाहिए। इसलिए इसने ये कहा है कि ये भी एक असेंशियलिटी है कि एक मीटिंग जब आप ऑर्गेनाइज करते हो तो उसमें जो भी काम होगा वो वैलिडली ट्रांजैक्टेड होना चाहिए, प्लस उस कंपनी में जो बिजनेस हो रहा है वो भी तरीके से होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। आगे की बात करते हैं, प्रॉपर मिनट्स ऑफ मीटिंग मस्ट बी प्रिपेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो भी बनाए जाते हैं और वो भी प्रॉपरली मिनट्स बनाए जाने चाहिए, क्योंकि ये मिनट्स जो होते हैं वही बेस का काम करते हैं उस मीटिंग के। नेक्स्ट मीटिंग जब होगी उसके लिए ये मीटिंग्स के, इस मीटिंग के मिनट्स पहले पढ़े जाते हैं और इनकी अप्रूवल होती है, सब लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सब लोगों के पास ये पहुंचाए जाते हैं। तो ये मिनट्स जो होते हैं ये इस चीज का एविडेंस होते हैं कि मीटिंग में क्या क्या बातें हुई, किसने क्या कहा, क्या प्रपोजल आया, क्या सजेशन आया, कौन से काम की क्या डेडलाइन थी, इस तरह की ये बातें सारी चीजें लिखित में आ जाती हैं। तो इसका मतलब है प्रॉपर मिनट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड। अब आगे की बात करते हैं, इसके लिए सेक्शन जो दिया गया है 118 एंड 119, 118 और 119 जो सेक्शन है कंपनी एक्ट 2013 का, वो हमारे मिनट्स को कवर करता है। इसके अलावा एक शब्द आप बहुत बार सुनते होंगे, प्रॉक्सी, है ना। तो जो आप प्रॉक्सी बोलते हैं, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं प्रतिपुरुष, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको प्रॉक्सी ना भी समझ में आए तो मैं आपके लिए सुविधा बता रही हूँ कि प्रॉक्सी को कहते हैं प्रतिपुरुष। अब प्रतिपुरुष क्या होता है, एक और एसेंशियलिटी है कि प्रॉक्सी के भी फॉर्म साथ के साथ ही, नोटिस के साथ ही सभी लोगों तक पहुंच जानी चाहिए। कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है वो उस मीटिंग में नहीं आ पा रहा है लेकिन आना जरूर चाहता है, तो वो क्या अपना रिप्रेजेंटेटिव किसी व्यक्ति को भेज सकता है? तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं बिना सूचना दिए और मेरे एब्सेंस में मैं मेरे किसी व्यक्ति को भेज दूं और मैं मान लूं कि मैं पहुंच गया, जैसा ऐसा नहीं होता। तो प्रॉक्सी फॉर्म भर के देना होता है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो कंपनी के पास पहुंचता है, कंपनी अप्रूव करती है। अगर उसको अप्रूव करती है तो ही वो मिस्टर ए अपने प्लेस पे उस मिस्टर बी को भेज सकता है एज अ प्रॉक्सी। अगर कंपनी ने कोई ऑब्जेक्शन रेज किया तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो प्रॉक्सी उस व्यक्ति के रिप्रेजेंटेशन का काम करेगा।
ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो इसमें भी बहुत क्लैरिफाई होना चाहिए। अचानक से आप किसी व्यक्ति को नहीं भेज सकते, ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को नहीं भेज सकते, बहुत सारी चीजें। तो एक प्रॉक्सी भी आता है। अब अगर बात करूं कि प्री रिक्वेसाइट्स क्या है, तो इसको एक फॉर्म में मैंने लिख दिया है, एक टेबल बना के। एक होना चाहिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होनी चाहिए, एक होना चाहिए कि एक नोटिस होना चाहिए, एक होता है कि कॉरम फिल होना चाहिए, एक एजेंडा, एक चेयरमैन। ये सारी चीजें मैंने सारी आपको ऊपर बताई हैं, है ना। अब आगे की बात करती हूँ। इसी के साथ मैंने एक चीज लिख दी है कि एजीएम अगर होगी तो कौन सा सेक्शन कवर करता है, और ईजीएम होगी तो कौन सा सेक्शन कवर करता है। तो थोड़ा सा आपको मैं एक रिवीजन दे देती हूँ इस यहाँ तक जो हमने आगे पढ़ा है। कि हमने जो कंपनी लॉ बोर्ड है उसका 97 सेक्शन के लिए एजीएम के लिए पढ़ा है, ईजीएम के लिए 98 सेक्शन है, 101 102 जो है वो नोटिस के लिए है, 103 कॉरम के लिए है, 104 जो है चेयरमैन के लिए है, और 118 और 119 जो है वो मिनट्स के लिए है। यहाँ तक की बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ने चाह रही हूँ और उसमें आपको मैं बताती हूँ कि क्लासेस ऑफ मीटिंग्स क्या होते हैं। वैसे आज के टॉपिक में मैं आज की क्लास में केवल क्लासेस क्लासीफाई करूंगी, मगर डिटेल के लिए मैं अगला क्लास लूंगी। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ मीटिंग्स होते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं कि कंपनी में जो मीटिंग्स होती हैं वो कितने तरह की हो सकती हैं। तो अगर आप देखोगे कि मैंने प्रेजेंट किया है एक डायग्राम फॉर्म में, तो आप देखोगे कि मैंने इसे 3 मेन क्लासिफिकेशन किए। एक है डायरेक्टर्स की मीटिंग, एक है मेंबर्स की मीटिंग, और एक है क्रेडिटर्स की मीटिंग। ठीक है, कल जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो मीटिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। वो अपनी तरह की मीटिंग रखते हैं, मेंबर्स की अलग तरह की मीटिंग होती है, और क्रेडिटर्स की अलग तरह की मीटिंग होती है। तो ये डिपेंड करता है किस तरह की मीटिंग की रिक्वायरमेंट है और किस तरह के लोगों को इसकी सूचना देनी है। तो ये सारी चीजें सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करती हैं। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनका बारे में आज बता रही हूँ, और बाकी डिटेल में मैं आगे के जो वीडियोस होंगे उनमें बताऊंगी। तो अगर बात करें कि जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी मीटिंग क्या होती है, तो वो 2 तरह की हो सकती है। एक तो होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, जिसको बोर्ड मीटिंग कहते हैं। ठीक है, उसमें वो पूरे लोग बैठते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं। ठीक, और एक होती है मीटिंग ऑफ सब कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर के अंडर में जो सब कमेटी बनी हुई है, जो उप समितियां बनी हुई है, उनकी भी मीटिंग होती है। क्योंकि काम को अगर स्मूथली रन करना है तो छोटी छोटी कमेटीज बनाई जाती हैं, समितियां बनाई जाती हैं, तो उनकी भी मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। उसकी हेडशिप जो एक पर्टिकुलर डायरेक्टर कर रहा होता है वो करता है। ठीक है, तो वो हो गई सब कमिटीज ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। तो मैंने आपको बताया 2 तरह की होती है जो डायरेक्टर्स की मीटिंग है। अगर बात करूं कि मेंबर्स की मीटिंग कितने तरह की होती है, तो मैंने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। अगर मैं बात करूं स्टैट्यूटरी मीटिंग, ध्यान देना, मैंने पिछले टीचर्स मेरे जो वीडियोस हैं उसमें भी मैंने बताया था वैधानिक सभा क्या होती है। जब भी एक कंपनी नया जन्म लेती है, नए फॉर्म में आती है, तो अगर वो शेयर इशू कर रही है तो उन शेयर्स के बारे में जानकारी उसे जल्दी से जल्दी अपनी जनता को देनी होती है। और इस सब की जानकारी देने के लिए वो जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है, दैट इज द स्टैट्यूटरी मीटिंग। हिंदी में इसे वैधानिक सभा बोलते हैं। इसके अंतर्गत वो अपने सभी लोगों को कितने अंश इशू कर रहे हैं, कितने टाइप्स के अंश हैं, किस अंकित मूल्य के यानी मार्क प्राइस के अंश है, नॉमिनल फेस वैल्यू क्या है उनकी, प्रीमियम पे होंगे, पार पे होंगे, जो भी कुछ होगा वो सारी जानकारी वो इसी मीटिंग के थ्रू देती है। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ये मीटिंग वो मीटिंग है जो पूरे कंपनी के लाइफ टाइम में केवल एक बार ही ऑर्गेनाइज होती है, और वो भी विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड ऑफ द फ्रॉम द कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड ऑफ कंपनी। तो ये बात करते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है। इसके लिए अगर मैंने एक सेक्शन लिखा है, जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है 1956 का जो एक्ट है उसका 165 सेक्शन जो है वो बताता है वैधानिक सभा के बारे में। मैंने हर एक के नीचे वो ईयर लिख दिया है, तो डोंट बी कंफ्यूज, मैं क्लियर बता रही हूँ। अगर आपको याद रहे तो ही लिखना, नहीं याद रहे तो मत लिखना, पर गलत मत लिखना प्लीज। तो मैंने आपको बता दिया 1956 का जो सेक्शन है 165 वो वैधानिक सभा के बारे में है। ऐसी अगली एक और मीटिंग बताती हूँ, एनुअल जनरल मीटिंग, जिसको हम कहते हैं वार्षिक साधारण सभा। वो 2013 वाला जो कंपनी एक्ट है उसका 96 सेक्शन है वो कवर करता है। इनके बारे में डिटेल में मैं आगे बताऊंगी, आज मैं केवल इनके बारे में एक ब्रीफ दे रही हूँ। ऐसे ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यानी असामान्य साधारण सभा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं प्रॉपर ध्यान दे रही हूँ और उनको भी मैं कवर करती हुई हर टॉपिक में मैं उनको भी कवर कर रही हूँ।
केवल इंग्लिश मीडियम नहीं, मैं दोनों मीडियम के बच्चों को कवर कर रही हूँ। तो मैं बता दूं कि ईजीएम जो होती है वो 2013 का जो एक्ट है उसका 98 सेक्शन से लेकर के 100 तक, यानी ये 3 सेक्शन ईजीएम को कवर करते हैं, 98, 99 और 100। ठीक है, तो ये तीनों सेक्शन ईजीएम को कवर करेंगे। अगर याद करो अभी अभी मैंने इसी वीडियो में आगे बताया था 101, 102, 103 ये सारे सेक्शन नोटिस और एजेंडा और कोरम इन सब से रिलेटेड थे। तो अगर आप एक टेबल बना लोगे ना, अगर अच्छा आंसर लिखना है तो एक टेबल बना लेना और वन बाय वन आगे बढ़ते चलना, तो आपको ये याद हो जाएगा बहुत इजीली कि कौन सा सेक्शन किस बात को कवर करता है। तो यहाँ तक हो गई ईजीएम। अब एक चीज है क्लास मीटिंग। कई बार अगर पेपर टफ आता है, जिसको हम कहें कि घूम के आया है पेपर, कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है कि व्हाट इज क्लास मीटिंग, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन क्लास मीटिंग। तो क्लास मीटिंग क्या होती है, ये देखो, ये मेंबर्स की मीटिंग है। पहली चीज, इन दोनों पे आपको जाना ही नहीं, ये मेंबर्स की मीटिंग है। और मेंबर्स की मीटिंग में, ये क्लास मीटिंग वो मेंबर्स की मीटिंग है, यानी उन शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है इसमें जो उस पर्टिकुलर क्लास के होंगे, क्योंकि वेरियस टाइप्स के होते हैं ना शेयर्स। अगर मान लो कि ये कंपनी ने 3 टाइप के शेयर्स इशू कर रखे हैं, मान लो ऑर्डिनरी ए टाइप के, ऑर्डिनरी बी टाइप के और ऑर्डिनरी सी टाइप के। ऑर्डिनरी बी टाइप के जो शेयर है उनकी वैल्यू में कोई बदलाव करना चाहती है कंपनी, तो ऐसे में वो जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगी ना, वो सारे शेयर होल्डर्स को नहीं बुलाएगी, केवल बी क्लास के शेयर होल्डर्स को ही वो कॉल करेगी और उन्हें बुलाएगी। उसको कहते हैं क्लास मीटिंग। एक वर्ग सभा है, एक पर्टिकुलर क्लास की मीटिंग होती है। तो इसमें ए और सी के शेयर होल्डर्स को बुलाने की जरूरत नहीं है और उनको ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया, क्योंकि इट इज नॉट रिलेटेड विद दैम, राइट। तो क्लास मीटिंग थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि शब्द से ही अपने आप क्लियर हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा हुआ और याद रहेगा तो अच्छा लिख पाओगे। तो क्लास मीटिंग मैंने बता दी। अब आ जाते हैं लास्ट पे, क्रेडिटर्स। कौन होते हैं क्रेडिटर्स? वो लोग जो पैसा लगाते हैं, हमारी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। देखो, पैसा तो इक्विटी, जो शेयर खरीद रहे हैं वो भी पैसा ही लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसके एवज में वो कर्जा नहीं दिया हुआ, वो उसके ओनरशिप ली है। लेकिन ऐसे लोग जो ओनरशिप नहीं ले रहे हैं लेकिन केवल कर्जा यानी सहायता दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट में वो इंटरेस्ट लेंगे। शेयर होल्डर उसके अगेंस्ट में लेता है डिविडेंड, और जो क्रेडिटर्स होते हैं उसके अगेंस्ट में, पैसा लगाने के अगेंस्ट में लेते हैं वो लोग इंटरेस्ट। तो ध्यान दो, क्रेडिटर्स वो हैं जो ऋणदाता हैं, हमारी कंपनी को पैसा लगाने वाले हैं। वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो होंगे डिबेंचर होल्डर या होंगे क्रेडिटर सिंपल्स। देखो, क्रेडिटर सिंपल्स तो यानी जिन्होंने पैसा लगाया और उसका इंटरेस्ट ले रहे हैं। डिबेंचर होल्डर वो होते हैं जब कंपनी खुद चला के ऐसा है कि पैसा चाह रही है, लेकिन वो जिन लोगों से पैसा चाह रही है वो उन्हें अपना ओनरशिप नहीं देना चाहती। ठीक है, तो ऐसे में वो डिबेंचर्स इशू करती है। अब डिबेंचर जिन लोगों ने खरीदे होंगे वो डिबेंचर होल्डर्स हो गए, तो है तो वो क्रेडिटर्स ही ना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स अलग अलग हो सकते हैं। क्रेडिटर्स वो होते हैं जो डिबेंचर होल्डर ना भी हो, लेकिन जो डिबेंचर होल्डर होगा वो क्रेडिटर जरूर होगा। ये थोड़ा सा दिमाग रख लेना। डिबेंचर होल्डर तो वो होते हैं जिनको कंपनी ने चला करके एक डॉक्यूमेंट इशू किया है जिसको डिबेंचर कह रहे हैं, और उनके अगेंस्ट में उन्होंने पैसा लिया है। इंटरेस्ट वो इन दोनों को देगी, क्रेडिटर्स को भी इंटरेस्ट रहेगी, डिबेंचर होल्डर्स को भी इंटरेस्ट रहेगी, लेकिन दोनों का थोड़ा सा कैटेगरी अलग अलग है। तो इस तरह की मीटिंग भी वो ऑर्गेनाइज करती है। क्रेडिटर्स को बुलाना है तो केवल क्रेडिटर्स की मीटिंग हो जाएगी, और डिबेंचर होल्डर्स को बुलाना है तो डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग हो जाएगी। तो इस तरह मैंने वो ओवरव्यू दे दिया टाइप्स ऑफ मीटिंग्स का। तो आज की वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें आपको मीटिंग से रिलेटेड बता दी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।